मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कह जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता, अल्लाह के ऊपर होता है। आप आज हैं कल नहीं हैं। कभी भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए, कभी डर नहीं होना चाहिए। हमारी जमात को, हमारी गवर्नमेंट को कोई नहीं गिरा सकता जब तक कि हम अपने नजरिए पे खड़े रहें, अपने प्रिंसिपल। सारा शोर मचा हुआ कि किसी तरह बस 6-7 लोगों को इमरान खान कहे कि जी फिक्र ना करो मैं NRO आपको दे दिया। वो यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब 2 दिन पहले ही उन्होंने अपने अरकान असेंबली और इत्तेहादियों के इशाइये से खिताब में कहा था कि रोज़ सुबह खबर मिलती है कि मैं आज जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ, लेकिन हमारे सिवा कोई चॉइस नहीं है। और आज वो कह रहे हैं कि कोई मजबूत नहीं होता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन पर तो तनकीद की, मगर साथ ही खसारे में चलने वाले मुल्की इदारों में इस्लाहात की भी बात की और वाज़ेह किया कि इस्लाहात अब नागुज़ीर हो चुकी हैं, या तो इस्लाहात करेंगे या फिर बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि उन्हें पता है कि हमें दुबई से चीज़ें मिल रही हैं, अपोजिशन को पता है कि हमें दुबई से चीज़ें मिल रही हैं, हमें जो इन्होंने 30,000 अरब रुपए के कर्जे लिए उसकी तफसीलात मिल रही हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि किसी तरह हुकूमत चली जाए और उनकी चोरी पकड़ी जाए। ये इकट्ठे एक ही पॉइंट पे हैं। इनको डर लगा हुआ है, जिस तरह अभी हमें दुबई से चीज़ें मिल रही हैं कि तनख्वाह क्यों मिल रही थी, इनको पता है कि हमें चीज़ें मिल रही हैं। इनको सबको डर लगा हुआ है कि जितनी देर ये गवर्नमेंट रहेगी इनके सारी जो चीज़ें जो इन्होंने ये जो कर्जा चढ़ाया था 30,000 अरब का, ये इनको पता है कि हमें चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए जल्दी में किसी तरह गवर्नमेंट चली जाए, किसी तरह इनकी चोरी बच जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नून लीग के लिबरल होने के दावों पर भी तनकीद की और ख्वाजा आसिफ का नाम लिए बगैर कहा कि उन्होंने वाशिंगटन में एशिया सोसाइटी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि तहरीक इंसाफ दीनी जमातों के साथ है, नून लीग लिबरल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नून लीग कभी जिहादी बनकर उनसे पैसे ले लेती है, इंग्लैंड और अमेरिका जाकर लिबरल बन जाती है, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। मैं जो बात यहाँ करता हूँ वही मगरबी ममालिक में करता हूँ। मैंने वहाँ पर भी मदीना की रियासत की बात की थी। इससे पहले की तकरीर में भी वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने कश्मीर का मुकदमा हर जगह जाकर उठाया, मैंने नरेंद्र मोदी को मगरबी दुनिया में जाकर और उनके मीडिया के सामने जाकर एक्सपोज किया। वज़ीर आज़म की आज ज़बान सख्त थी, रवैया सख्त नज़र आया, ख़ास तौर पर ख्वाजा आसिफ को तनकीद का निशाना बनाया और शदीद उनके हवाले से तनकीद करते नजर आए। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आपसे तफसील से बात करनी है वज़ीर आज़म की तकरीर के हवाले से, लेकिन सबसे पहले मगरिब में आप लोग जाकर कुछ और बन जाते हैं, मजहबी जमातों के सामने कुछ और बन जाते हैं, आप लिबरल नहीं लिबरली करप्ट हैं। और उन्होंने ये कहा कि मैं एक वाहिद हूँ जो रियासत मदीना की यहाँ भी बात करता हूँ, मगरिब में भी जाके करता हूँ, आप लोग जहाँ जाते हैं वैसे बन जाते हैं। देखिए, रियासत मदीना की तो हर मुसलमान को बात करनी चाहिए, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। मैं किसी के ईमान के ऊपर शक नहीं कर सकता, चाहे वो इमरान खान साहब हो या कोई हो, मुझे राइट ही नहीं है, मैं खुद गुनहगार आदमी हूँ। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैंने अमेरिकन सॉइल के ऊपर आई एम ऑन रिकॉर्ड, मैंने इंटरव्यूज़ में, अपनी स्पीचेस में, वहाँ पे थिंक टैंक्स में उनके साथ मुईद हैं, मैं सिक्योरिटी एडवाइज़र उनसे पूछ लें, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था। इट कंटिन्यूड आई थिंक फॉर मोर देन एन आवर, रादर 1.5 आवर। उसमें मैंने क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, क्या कहा था अमेरिका के बारे में, क्या कहा था अपनी जो हमारी सोच है उसके बारे में। मेरा ख्याल है कि ये जुर्रत भी नहीं कर सकते उस किस्म की गुफ्तगू अमेरिका जाकर करता। ये वहाँ जाके लिबरल बन जाते हैं, जिस किस्म की ऑडियंस हो उस किस्म की ये बात करते हैं। लेकिन उसामा को जो कहा, उसामा बिन लादेन के मतलब जो कुछ कहा उन्होंने, और उसके बाद जो है ये आज की बात नहीं है, ये तालिबान की हमायत जो है आज से 15-20 साल पहले भी करते रहे। उनके मतलब जो है वो मेरा ख्याल है कि वे बैक आज से 12-13 साल पहले गार्डियन ने भी कवर किया हुआ है और बहुत से लोगों ने कवर किया हुआ है। अब ये लिबरल बन गए हैं। हिंदुस्तान को जिस तरह इन्होंने अपीज किया है, मेरा ख्याल है जिस तरह इन्होंने गिट्टे रगड़े हैं अपने,
हिंदुस्तान को खुश करने के लिए वहां से फिर नहीं जो है घास पड़ा, तो ये उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली ही हैड नो चॉइस बट टू टेक ए स्टैंड अगेंस्ट इंडिया। अदरवाइज इन्होंने पहला एक साल जो है जिस तरह मिस्ड कॉलें मारी हैं उसको सुरेंद्र मोदी को, वो हमारी तारीख का हिस्सा है, आप लोग बेहतर जानते हैं मीडिया वाले। सर मगर ज़रा उन्होंने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स -1 पर भी बहुत ज़्यादा बात की है, मैं उस पर भी आना चाह रहा हूँ। मगर आपने जो ये बातें की हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म ने जाके तकरीर बहरहाल की, साबिक़ के वज़ीर आज़म ने भी की, इन्होंने भी की। साथ में वज़ीर आज़म इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि नरेंद्र मोदी के बारे में जो कुछ मगरबी मीडिया लिख रहा है, मैंने उन्हें बताया कि ये इनकी जो फ़िलॉसफ़ी है वो हिटलर के हवाले से है। नहीं, वो क्रेडिट जिस मर्जी बात का ले लें, क्रेडिट तो वो तो ये भी कहते हैं महंगाई कोई नहीं है यहाँ पे, और क्रेडिट ये भी लेते हैं कि हमने जो है पता नहीं यहाँ दूध और शहद की नहरें जो है पाकिस्तान में बहा दी हैं पिछले 2 साल में। क्रेडिट वो बिलियन सुनामी ट्रीज का भी लेते हैं, क्रेडिट वो जो है 1 करोड़ मकानों का भी लेते हैं, 50 लाख मकानों का और 1 करोड़ नौकरियों का, पता नहीं किस किस चीज का क्रेडिट है। नॉन एग्जिस्टेंट जो है, जिन लोग जी वो हकीकत से जिनका दूर का वास्ता नहीं है, उन चीजों का क्रेडिट लेते हैं। देखिए मैं कमिंग बैक टू कश्मीर का जो पिछले 1 साल में जो हशर किया है हमने जिस तरह उन्होंने उनको अबैंडन किया है, खुसूसन 370 के बाद जो है, मेरा ख्याल है कश्मीर की पिछले जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमारी अफवाज की जो कुर्बानियां हैं, हमारे कश्मीरी शहरियों की कुर्बानियां हैं, हमने 3 जंगें लड़ी हुई हैं उसके, लेकिन इस शख्स ने तो एब्जेक्ट सरेंडर किया उसके ऊपर, कश्मीर के ऊपर। क्या हुआ है कि जुमे के दिन जो आधे घंटा खड़ा हो करेंगे, ये हुआ करेगा, वो हुआ करेगा। इन्होंने जाके 184 वोट दिलवाए हैं उसको गैर मुस्तकिल मेंबरशिप के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की, 184 192 में से 184 वोट इन्होंने दिलवाए हैं। इट इज अ रिकॉर्ड कि हमारा कोई मुल्क जो है हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, हमने खुद वोट दिए। मगर इसमें ख्वाजा साहब, इसमें हुकूमत कर क्या सकती थी? नॉन परमानेंट मेंबरशिप भारत ने बनना था, वो बन गया, हुकूमत इसको कैसे रोक सकती थी? अगर आपकी हुकूमत होती तो क्या कर लेती? मैं बिलीव कर देता हूँ, लेकिन जो जुबान जिस तरह इस्तेमाल करती है, क्या क़यामत आ गई है अगर वो बन गए, बात चीजें जो है ना उनमें जो आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं वो ज्यादा मटेरियल होता है, वो ज्यादा सब्सटेंटिव होता है। दे डिड नॉट इवन डेमोन्स्ट्रेट कि भाई ये चीज जो है ये गलत चीज है, ये बंदे बन रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर जो है को करते, क्योंकि लेना देना था, एक बार्गेन था, ये जो इन्होंने किया। आप फॉर गॉड सेक कश्मीरियों की मॉरल मदद तो करें, डिप्लोमेटिक मदद तो करें। वहां पे जो मुसलमान लिंच हो रहे हैं, अल्लाह मदीने की रियासत जो है उसकी ये बुनियाद थी कि जहां जहां ईमान वाले बैठे हुए हैं, मदीने की रियासत के जो शहरी हैं उसको प्रोटेक्ट करेंगे। क्या ये मदीने की रियासत की ये बेसिक जो फंडामेंटल उसका प्रिंसिपल है उसको पूरा कर रहे हैं? ये मदीने की रियासत की कमिटमेंट थी कि जहां जहां मुसलमान शहरी बैठे हुए हैं, चाहे वो मक्का में बैठे हैं या ताइफ में बैठे हुए हैं या तबूक में बैठे हुए हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। हम तो आवाज नहीं उठा रहे कश्मीरी मुसलमानों के लिए या हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए। मतलब अगर मदीने की रियासत में ज़ाहिर बुनियाद मेरिट थी, जो आगे जाकर उन्होंने बात की, मदीने की रियासत में ये नहीं होता था कि माफिया हो, मदीने की रियासत में ये नहीं होता था कि सियासी जमातें सरपरस्तियाँ करें, नवाज शरीफ साहब की अपनी शुगर मिलें हों या फिर सुलेमान शहबाज की शुगर मिलें हों, पंजाब हुकूमत सब्सिडी देती हो, आसिफ जरदारी साहब की और दोस्तों की शुगर मिले हों, सिंध हुकूमत सब्सिडी देती हो, वफाक से सब्सिडी लेते हो। मदीने की रियासत में ये नहीं होता था और वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मेरी मदीने की रियासत की मिसाल जब मैं देता हूं तो उसी मेरिट की देता हूं कि इन माफियाओं से मैंने मुकाबला करना है। देखें, मैं सबसे बड़ा माफिया जो है उनकी अपनी रिपोर्ट में माफिया का हेड जो है डॉन था या डॉन है, वो जहांगीर तरीन है, जिसको उन्होंने भगा दिया। क्यों नहीं डाला उसको ECL के ऊपर? क्यों उसको जाने दिया है? बिकॉज वो इनके राज जानता है, वो इनके कपड़े उतार देगा, उनको उसको कन्फ्रंट करके देखें, ये इनकी असलियत सामने ले आएगा। वो ये क्या एक्शन हुआ है उस रिपोर्ट के ऊपर? किसी के खिलाफ एक्शन हुआ है? ले एक्शन। जहां जहां जिसने सबसे ज्यादा जो है एक्सपोर्ट किया या जो भी किया है चीनी का, जिसने सबसे ज्यादा फायदा उठाया, उस रिपोर्ट के मुताबिक उस रिपोर्ट में अमल दरामद किया हुआ है। रिपोर्ट का शाया होना कानून के तहत लाजम था। ये हमने 217 में कानून बनाया था
कि तमाम जुडिशल कमीशन जो हैं या तमाम कमीशन जो हैं उनकी रिपोर्ट पब्लिक की जाए। दे हैड नो चॉइस बट टू पब्लिश द रिपोर्ट। तो क्या किया इन्होंने? कहाँ है, मालम जब्बा का कहाँ है वो माफिया जो है, या फॉरेन फंडिंग का जो चोरी है उसके कहाँ माफिया? इन्होंने स्टे लिया हुआ है 5 साल से। इन्होंने बीआरटी के ऊपर से स्टे लिया हुआ है, 100 बिलियन से ज्यादा बीआरटी है। ये माफिया नहीं है, ये बीआरटी वाले माफिया है, मालम जब्बा वाला माफिया है, फॉरेन फंडिंग वाला माफिया है। ये तो डकैतियां हैं और डकैतियों के खिलाफ स्टे लिए हुए शाहजेब। इन्होंने कभी पाकिस्तान की तारीख में डकैतियों के खिलाफ भी स्टे हुए हैं, इन्होंने लिए हुए स्टे। करें ना, हम पेश हो रहे हैं ना, हमने अदालतों में पेश हुए, जेआईटी के सामने पेश हुए, कमीशंस के सामने पेश हुए, हर किस्म के। मैं खुद पेश हुआ, मेरा कायद जो है नवाज शरीफ पेश हुआ, शहबाज शरीफ पेश हुआ, हमजा आज भी कैद है, मरियम ने कैद भुगती है। मुझे ये बताएं कि इनकी सफों में एक वो दवाइयों वाला जो है, जो इनका बेनामी है, वो दवाइयों वाला, उसके खिलाफ किसी ने इंक्वायरी की है? स्वाय उसके मिनिस्ट्री उससे ली है। मिनिस्ट्री के अंदर इस वक्त कैबिनेट में बैठे हुए हैं चीनी चोर जो हैं। कौन सी अकाउंटेबिलिटी है, कौन सा मेरिट है? ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अवाम को धोखा नहीं दे रहे। अवाम सब जानते हैं, जिसने इज्तिमाई जो शऊर है उसकी इंसल्ट की, वो हमेशा रुल जाता है। यही हो रहा है इनके साथ। मगर ख्वाजा साहब, जो आप इनकी करप्शन और इनके मामलात पर जो सवाल उठ रहा है, उस पर जो आप सवाल उठा रहे हैं, मैं उस पर नहीं सवाल उठा रहा, मगर जो आपके बारे में वजीर आजम सवाल उठा रहे हैं, मैं वो सवाल उठा रहा हूं। और वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास अब इतने ज़्यादा सबूत आ गए हैं कि जनरल मुशर्रफ ने इन्हें जो एनआरओ दिया था, ये मुझसे भी वही एनआरओ चाहते हैं। अगर मैं 7-8 लोगों को एनआरओ दे दूं तो मेरी हुकूमत मजे से टाइम पूरा कर लेगी। इन्हें इस वक्त एनआरओ चाहिए क्योंकि मेरे पास सबूत इतने सारे आ गए। हमने ना किसी से एनआरओ मांगा है, ना जनरल मुशर्रफ से एनआरओ मांगा था। आप बता दें पीएमएलएन के मुताल्लिक किसने एनआरो मांगा था? हमें तो अदालत वापस लेके आई थी। मैं पिटिशनर था अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, जिसने मियां साहब को वापस आने की इजाजत दी थी। हमें तो इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दी थी इजाजत। जी फखरुद्दीन जी इब्राहिम मरहूम जो हैं, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, वो मेरे वकील थे। अदालत इट इज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने इजाजत दी थी। हमने किसी दौर में एनआरओ ने लिया, हमने ना मुशर्रफ के दौर में लिया है, किसी नहीं। मियां नवाज शरीफ जेल भुगती है, मियां नवाज शरीफ की बेटी ने मरियम ने जेल भुगती है। आज भी जो है हमजा जो है कैद भुगत रहा है। इनका एक भतीजा जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, अब्बास शरीफ, उसने जेल भुगती है। मैं फ्राइडे को जा रहा हूँ, पिछले 2 साल से मैं नैब में जा रहा हूँ। मैं तो किसी न्यूज में आके चैनल पे आके उसके मुतालिक बात भी नहीं करता। मेरे मुताबिक ये बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे जो है बहाल किया, मेरी डिस्क्वालिफिकेशन जो है खत्म की। मेरा जो स्टैंड था वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सपोर्ट किया। मैं अदालत उज़्मा को सलाम पेश करता हूँ। लेकिन हमने इनसे क्या मांगा है? इनके पास है क्या जो ये देंगे? शाहजेब, कल इनके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी। आई डोंट वांट टू, अभी नहीं, वक्त आने में बताऊंगा कि किस तरह इन्होंने 160 या 161 वोट इकट्ठे किए। मुझे पता है, निटी-ग्रिटी पता है, निटी-ग्रिटी पता है कि किस तरह वोट इकट्ठे किए हैं इन्होंने। ख्वाजा साहब अभी बता दें तो ज़्यादा बेहतर है। साथ में ये भी बता दें कि जो माजी की बातें वो अपनी जगह पर हैं। वज़ीर आज़म ने आज तकरीर में कहा कि जो दुबई के मामलात हैं, दुबई की तनख्वाह के मामलात हैं, आपके मियां नवाज शरीफ के, उसके नए सबूत आ गए हैं और आप लोगों को पता है कि इनके पास आ गए हैं, इसलिए आप -1 करना चाहते हैं। मगर साथ उन्होंने कहा कि अगर मैं -1 हो भी गया तो मेरी पार्टी में कोई और भी छोड़ेगा नहीं आप लोगों को, आपके कर्जों सबके सबूत आ गए। इनकी किसी बात पे यकीन ना करना है। इनको खुद समझ नहीं है इन बातों की। इनको जो दाएं बाएं जो लोग बैठे हुए हैं बता देते हैं, वो कह देते हैं। अगर इनके डिटेल पूछे इनसे तो इनको खुद डिटेल एक्सप्लेन करना नहीं आएगी। शाहजेब, इनको नहीं आएगा, पूछे इनसे। जो नए सबूत लाए, ये सबूत तो पता नहीं पिछले 2 साल से नहीं, पिछले 7-8 साल से ये कह रहे हैं। 2 साल हो गए इनको हुकूमत में, बताएं ना सबूत। जो फॉरेन फंडिंग है, जो इन्होंने पैसा खाया हुआ है लोगों से डोनेशनें लेके, वो पड़ा हुआ है। क्यों नहीं फेस करते उसको? क्यों नहीं फेस करते बीआरटी को? वो मकबरा बना हुआ है तब्दीली का वहां पे पेशावर में, क्यों नहीं फेस करते? हमें क्रिटिसाइज करें, हम हर अदालत में हर अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को फेस करने के लिए तैयार हैं, एब्सोल्युटली, और तैयार और फेस कर रहे हैं।
एक सेकंड के लिए जो है हमने हेजिटेट नहीं किया, हर अदालत में गए हैं, एहतराम किया अदालतों का। वजीर आजम की हैसियत से मियां नवाज शरीफ जो है वो JIT के सामने पेश होता रहा है। ये तो असेंबली में नहीं आ सकता वजीर आजम की हैसियत से, इसमें इतनी जरूरत नहीं है। मगर ख्वाजा साहब असेंबली में तो आए वो, मगर 30,000 अरब रुपए का जो कर्ज आपने लिया, उन्होंने डेट कमीशन बनाया था, उसकी डेडलाइन जरूर गुजर गई है, तफसीलात अवाम के सामने नहीं रखी, मगर आज उन्होंने कहा है कि उसकी तफसीलात भी हमारे सामने आ गई हैं, उसके सबूत भी आ गए हैं, इसलिए लोग डरे हुए हैं। मैं आपको डेट कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिश कर दें पब्लिश जो है। इनको समझ नहीं है, ही लैक्स द बेसिक जो मेंटल उसकी के लिए एबिलिटी का होना का जरूरी है, वो लैक करते हैं। नहीं, इनको समझ नहीं है। इनको लोग बताते हैं जी हमने ये पकड़ लिया, हमने वो पकड़ लिया है, और ही बिलीव्स दैट ही इज बीन टेकन फॉर अ राइड। समझे, किसी सिंसियर अपने मुखलिस आदमी को बुला के पूछें कि यार ये मुझे बताया जाता है, और ये लोग जो इनको बता रहे हैं, मैं आपको इस रिकॉर्ड कर लें, ये जितने लोग इनको बता रहे हैं जो इनके साथ कि ये हमने ये पकड़ लिया, हमने वो पकड़ लिया है, जिस दिन इनके पास इख्तिदार ये इनका टेलीफोन नहीं उठाएंगे, ये लोग इमरान खान का टेलीफोन नहीं अटेंड करेंगे। उन ये लोग जो पीपल हु आर अराउंड हिम and who are not representative people, they don't have legitimate credentials as public representative, they are his appointees because they massage his ego। वो लोग जो हैं, मैं आपको लिख के देता हूं, इसका टेलीफोन भी नहीं अटेंड नहीं करेंगे ये प्राइम मिनिस्टर ने रहा तो। फॉर गॉड सेक, पहचाने लोगों को, जो लोग इलेक्टेड हैं उनको आगे लेके आए। अब ख्वाजा साहब आप कह रहे हैं कि डेट कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक कर दें, तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है कि उसको पब्लिक करें, जब आज उनकी तरफ से पार्लियामेंट में कहा गया और आप कह रहे हैं आप उसका सामना करने को तैयार हैं। साथ में जो -1 का आप लोगों का क्या इरादा है, आप लोग कोई एक्टिविटी इस हवाले से कर रहे हैं? पहले खबर चली थी, वज़ीर आज़म ने कहा था मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, आज वो पार्लियामेंट में आए हैं, गुस्से में भी थे, साथ में ये कहा, कंसीड भी किया कि नहीं जी कोई कुर्सी परमानेंट नहीं होती है, खुदा की ज़ात के अलावा कोई चीज़ मुस्तकिल नहीं है। फिर साथ में उन्होंने कहा कि मगर मुझे माइनस कर भी दिया तो मेरी पार्टी से भी कोई नहीं छोड़ेगा। क्या आप लोग कुछ इस किस्म की एक्टिविटी कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो रहे, वज़ीर आज़म माइनस हो जाए, इस चीज़ का दबाव डाल रहे हैं आप लोग? शाहजेब, बात असल में ये है कि इनकी पार्टी में वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट, एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। वो खुद एक्नॉलेज करते हैं उनकी पार्टी के लोग। आखिर ये तो असेंबली में नहीं आते, हम तो असेंबली में बैठे होते हैं। हमारा इनके पार्टी के साथ जो हमारे कुलीग्स हैं इनकी पार्टी में, पार्लियामेंट्री जो हमारे कुलीग्स हैं, वो ये एडमिट करते हैं जिस तरह लोगों को बुलाया गया है मिन्नतें करके उस डिनर के ऊपर। अब कल हमने एक रेजोल्यूशन पेश किया है पेट्रोलियम की प्राइसेस के ऊपर, इनके तमाम इत्तेहादियों के साइन हैं। मैं अभी आपको बुझवा देता हूँ, तमाम इत्तेहादियों के साइन हैं उसके ऊपर। एक इनके PTI के अपने मेंबर के भी साइन हैं। इन्होंने दे वर स्टैंड बाय, कोविड के मरीज इन्होंने स्टैंड बाय पे रखे हुए थे कि अगर कोई डेस्परेट सिचुएशन है उनको ले आए। बल्कि सुबह के पैर मैंने असेंबली में ये कहा है, मैंने एश्योरेंस ली है असेंबली में कि यहाँ पे कोविड के जो हमारे साथी हैं, भाई बहन जो हैं, जो मरीज हैं, अल्लाह उनको शिफा दे। आप उनको, इनके पास नंबर्स नहीं थे। मैं आपको ये इस वक्त लाइन पे नहीं बता, लेकिन मैं आपको बता भी दूंगा कि किस तरह नंबर इन्होंने इकट्ठे किए। इनके इमरान खान के पास में नहीं था। ख्वाजा साहब, ज़ाहिर पिछले साल से इनके अपने नंबर कम थे, बट अपोजिशन के भी नंबर को इतने ज़्यादा नहीं थे कि इनके लिए कोई टफ टाइम क्रिएट होता। साथ में एक अहम बात आज वज़ीर आज़म ने कही है, 2 साल से ज़ाहिर है वो सरमाया कंपनी प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, वो सारी की सारी बातें पीछे रह गई। उन्होंने कहा कि अब हमें तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी, रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, PIA हो, पावर कंपनीज़ हो, रेलवेज़ हो, स्टील मिल हो। फाइनली 2 साल बाद अगर उनको इस बात का इदराक है तो ख्वाजा साहब मुल्क आगे बढ़ेगा नहीं। अगर आप लोगों ने भी वही सियासत की जो तहरीक इंसाफ ने आपके साथ की थी, आप लोग प्रो प्राइवेटाइजेशन रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन के हामी रहे हैं, आप कहते हैं रिफॉर्म हो, स्टील मिल को आप लोग भी नहीं कर पाए, आप इसमें उनका साथ देंगे कम से कम, इस पर आप भी सियासत करेंगे, मुल्क नहीं आगे बढ़ेगा इस? I'm on record in the assembly कि आज से 15-20 रोज कबल मैंने तकरीर की थी और उसमें I'm on record कि we are committed to privatization। हमने प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा PMLN ने की 97 से लेके 96 से लेके 99 तक, और उससे पहले 91 से लेके 93 तक। तमाम बैंकिंग इंडस्ट्री हमारे दौर में प्राइवेटाइज हुई।
मैं बहुत बड़ा हामी हूँ कि जो अदारे ब्लीड कर रहे हैं, जो हैमरेज कर रहे हैं, जो अदारे जो हैं, उन अदारों को प्राइवेट सेक्टर में आप उनको डाउन साइज करें, उनको प्रिपेयर करें, विद इन 3-4 मंथ्स जो है आप उनको ऑफलोड कर दें। लेकिन साथ साथ मैं ये अर्ज करना चाहूँगा शाहजेब कि मार्केट जब ठीक हो उस वक्त करें। आप एविएशन इंडस्ट्री इस वक्त घुटनों के बल गिर चुकी हुई है। उसमें अगर आप पीआईए को बेचेंगे या अपने एयरपोर्ट्स अपने बेचेंगे, आउटसोर्स करेंगे, या आप होटल इंडस्ट्री में अपने होटल्स बेचने जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपका कोई खैर खा आपकी कोई एटीएम जो है वो खरीद लेगी। ये सारी साजिश उसमें है। मैं प्रिंसिपल बिल्कुल जो आपने कहा है मैं 100% उसको इंडोर्स भी करता हूँ, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं है ट्रांजैक्शन है। वैसे मगर आपने वक्त का कहा, ज़ाहिर है इंटरनेशनली टाइम अच्छा नहीं है, मगर साथ में पाकिस्तान का हाल भी कोई अच्छा नहीं है। खसारा बहुत ज़्यादा है, टैक्स जमा हो नहीं रहा है, जितनी दिन डिले करेंगे उतने ज़्यादा पैसे इन इदारों में झोंकने पड़ेंगे। तो अगर कोई हुकूमत कोशिश करती है तो उस रिफॉर्म्स में आप कम से कम आपकी पोस्चरिंग ये हो कि हाँ जी हम सपोर्ट करते हैं, आगे निकलिए, वरना तो मईशत इस तरह फंसी रहेगी। अगली हुकूमत जो भी आएगी, अगर आप इनसे ये चले भी जाएँ तो वो भी इसी तरीके से फंसी रहेगी, पाकिस्तान नहीं आगे बढ़ेगा। आप मुझे बताएं कि रियल एस्टेट की प्राइस जो है वो जमीन पे के नीचे घुसी हो, यहीं वो बिल्कुल रॉक बॉटम पे पहुंची हो, आप जाके मकान बेचेंगे? आपके पास का रियल एस्टेट है आप उससे बेचेंगे? लेट द मार्केट सर्वाइव। आप एयरपोर्ट भी आउटसोर्स करें, लेट द होटलिंग मार्केट सर्वाइव। स्टील मिल जो है इस तरह आप देखें, आपने यूटिलिटी स्टोर्स का क्या हाल किया है, उसको लोगों को नवाजने के लिए देखें इन्होंने इतनी ज्यादा ऑब्लिगेशंस ली हुई हैं लोगों से, एटीएम से, अपनी जितनी भी इनकी एटीएम हैं या थी या अभी भी हैं, बेशुमार हैं अभी भी, उनसे इतनी ऑब्लिगेशन है। पेट्रोल की पहले किल्लत क्रिएट की है उन्हीं पेट्रोल पंप्स में, उधर रेट बढ़े हैं और धड़ाधड़ पेट्रोल जो है, पेट्रोल की नहरें और समुद्र बह रहा है। और पहले 10-15 दिन जो है लोग पेट्रोल के लिए रोते फिरते रहे, लोटों के अंदर लोग पेट्रोल लेके जाते रहे हैं। तस्वीरें हैं, वीडियोस लगी हुई हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ये डकैती नहीं है, ये चोरियां नहीं है, तो और क्या है? ये कौन सी शफाफियत है? ये कौन सी, अल्लाह ताला मुझे माफ करे तो बस इस्तग़फ़ार करिए, ये मदीने की रियासत है जिसमें ये सारा कुछ हो रहा है? ये बिलियन ट्री सुनामी, ये BRT, ये चीनी, ये गॉड से प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके जरिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मजहब को बीच में, मदीने की रियासत को बीच में ना लेके आए। हम सियासतदान जो हैं, हम खताकार लोग हैं, ना लेके आए मदीने की रियासत को। वो तो हमारा अल्टीमेट है, मदीने की रियासत जो है वो अल्टीमेट है, वो तो वजह कायनात है, उसको ना लेके आए, उसको प्लीज ना लेके आए। बहुत शुक्रिया, ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे।